हाय गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू आवर चैनल कंसेप्ट विद के एस सर। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कंसेप्ट विद के एस सर के साथ। तो देखिए, हमारी पॉलिटिकल साइंस की सीरीज लगातार आगे बढ़ती हुई जा रही है एंड इससे पहले हमने फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकारों वाली हिंदी मीडियम में भी क्लास ली थी, जिसमें हमने फंडामेंटल राइट हमारे मौलिक अधिकारों का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के बारे में जाना था एंड उसके बाद में हमने हमारे आर्टिकल नंबर 12 एंड आर्टिकल नंबर 13 के बारे में जाना था। तो हमारा आर्टिकल नंबर 12 और आर्टिकल नंबर 13 कंप्लीट हो गया था एंड अब हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे आर्टिकल नंबर 14 से लेकर के आर्टिकल नंबर 35 तक। तो आज वाली क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे फंडामेंटल राइट में भी सबसे पहले वाला फंडामेंटल राइट, राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी। तो टाइम को खराब ना करते हुए चलते हैं हम हमारे मेन टॉपिक पर, राइट टू इक्वलिटी पर। देखिए ध्यान से आप इधर। तो देखिए, राइट टू इक्वलिटी राइट टू इक्वलिटी समानता का अधिकार। समानता का अधिकार। तो देखिए, हमने आर्टिकल 12 एंड 13 कंप्लीट कर लिया था। आर्टिकल 12 एंड 13 मतलब आर्टिकल 12 और 13 हमने कंप्लीट कर लिया था। अब आर्टिकल नंबर हम स्टार्ट करेंगे 14 से। तो हमारे जो पहले नंबर का फंडामेंटल राइट या मौलिक अधिकार है वह समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, जिसमें हमारे आर्टिकल नंबर 14 से लेकर के आर्टिकल नंबर 18, आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 18 तक आते हैं। तो सबसे पहले इसका मतलब ये है कि भाई हमको क्या पढ़ना पड़ेगा, हमको पढ़ना पड़ेगा आर्टिकल 14। क्या पढ़ना पड़ेगा? आर्टिकल 14 पढ़ना पड़ेगा, 14 पढ़ना पड़ेगा। बट उससे भी पहले हमको ये तो पता हो कि भाई ये समानता क्या है, ठीक है। और समानता की बात क्या कहीं हमारे संविधान में, समानता की बात क्या कहीं हमारे संविधान में की गई है या फिर हमारी प्रस्तावना में की गई है? हाँ, क्या हमारे संविधान की प्रस्तावना में या फिर कहाँ पे की गई है समानता की बात? तो आपको पता है कि समानता की बात हमारे संविधान की प्रस्तावना में की गई है। किस में की गई है? हमारे संविधान की प्रस्तावना में की गई है। प्रस्तावना में स्टेटस और अपॉर्चुनिटी, दो प्रकार की समानताओं की बात की गई है। कितने प्रकार की समानता की बात? दो प्रकार के समानताओं की बात की गई है हमारे संविधान की प्रस्तावना में। एक तो स्टेटस, एक तो स्टेटस की गई है और एक अपॉर्चुनिटी की गई है। किसकी की गई है? एक अपॉर्चुनिटी की गई है। मतलब एक तो अवसर की समानता की बात की गई है और एक किसकी की गई है? एक की गई है स्टेटस की समानता की बात। तो ये बात कहाँ की गई है? ये बात की गई है हमारी प्रस्तावना में, हमारे संविधान की प्रस्तावना में। तो सबसे पहले हमने देखा समानता के अधिकार में जो हमारा पहला वाला मौलिक अधिकार है, पहले नंबर का फंडामेंटल राइट है, इसमें हमने देखा कि भाई जो हमारे जो आर्टिकल आएंगे 14 से 18 तक आएंगे तो हमको पहले 14 पढ़ना पड़ेगा, बट उससे भी पहले हमको पता होना चाहिए समानता क्या होती है, ठीक है। और हमारे संविधान या प्रस्तावना में कहाँ पर बात की गई है? तो हमारे संविधान की प्रस्तावना में समानता की बात की गई है और दो प्रकार की समानता, एक तो स्टेटस और एक अपॉर्चुनिटी की समानता की बात की गई है, मतलब अवसर की समानता की बात की गई है। तो देखिए, समानता का मतलब हम देख सकते हैं, समानता का मतलब ये है कि जब हम कोई पब्लिक अपॉर्चुनिटी या जब हम किसी के स्टेटस को देखकर किसी दूसरे के साथ में डिस्क्रिमिनेशन ना करें, जब हम एक के स्टेटस को देखकर दूसरे के साथ में भेदभाव ना करें, तो उसे क्या कहेंगे? समान कहेंगे, ठीक है। अब समानता के बारे में देखना चाहें तो जितने भी पब्लिक अपॉर्चुनिटियां हैं, जितनी भी गवर्नमेंट जॉब वगैरह हैं, जो इनकी वैकेंसी निकलती है, उनमें अगर हम किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं, भेदभाव नहीं करते हैं, तो ये भी क्या है? समान है। ये भी क्या है? समानता है। तो देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने राइट टू इक्वलिटी, समानता के अधिकार को समझाने के लिए हमने दो जगह से प्रोविजन लिए हैं। कहाँ से लिए हैं? समानता के अधिकार को समझाने के लिए हमने दो जगह से क्या लिए हैं? प्रोविजन लिए हैं। एक तो हमने कहाँ से लिए हैं? ब्रिटेन से लिए हैं और एक हमने कहाँ से लिए हैं? USA से लिए हैं। दो जगह से हमने प्रोविजन को देखा है। मतलब अगर हम आर्टिकल नंबर 14 पढ़ेंगे तो एक तो हम किस वाले प्रोविजन के बारे में पढ़ेंगे? एक पढ़ेंगे हम ब्रिटेन के प्रोविजन के बारे में। किसके बारे में? ब्रिटेन के प्रोविजन के बारे में। और एक पढ़ेंगे हम अमेरिका के प्रोविजन के बारे में। किसके प्रोविजन के बारे में? अमेरिका के प्रोविजन के बारे में। तो देखिए, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं आर्टिकल नंबर 14, आर्टिकल नंबर 14, क्योंकि हमने ये तो देख लिया है कि भाई समानता का मतलब क्या होता है। समानता का मतलब क्या है
जब हम पब्लिक अपॉर्चुनिटी का मतलब है सरकार के द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले अवसर, हाँ, जैसे गवर्नमेंट वैकेंसी वगैरह निकलती हैं, तो इनमें क्या है, जब हम किसी कास्ट के आधार पर या किसी रिलीजन के आधार पर या बर्थ ऑफ पैलेस के आधार पर किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन, किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं, तो इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हम समानता। इसी को क्या बोलते हैं हम, समान होना बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने, हमारे संविधान बनाने वाले जितने भी संविधान निर्माता थे, उन्होंने क्या ब्रिटेन के संविधान को भी पढ़ा, अमेरिका के संविधान को भी पढ़ा। ब्रिटेन से भी हमने कुछ चीजें अपनाई हैं, अमेरिका से भी हमने कुछ चीजें सीखी हैं। तो देखिए अब आते हैं हम हमारे समानता के अधिकार में आर्टिकल नंबर 14 पर। किस पर आते हैं, आर्टिकल नंबर 14 पर आते हैं। अगर हम समानता के अधिकार की बात करें, अगर हम किसकी बात करें, समानता के अधिकार की अगर हम बात करें, या हम आर्टिकल नंबर 14 की बात करें, तो देखिए इसमें क्या है, आर्टिकल नंबर 14 में 2 प्रकार के प्रोविज़न है। कितने प्रकार के प्रोविज़न हैं, 2 प्रकार के प्रावधान हैं। एक तो कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, एक क्या कहता है, एक कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, मतलब कानून के समक्ष सभी समान है। भाई क्या है, कानून के समक्ष सभी समान। एक कहता है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष सभी समान हैं। तो कानून के समक्ष सभी समान है, ये बड़ा प्रोविजन कहाँ का है, तो ये वाला प्रोविजन है ब्रिटिश का। कहाँ का है, ये वाला प्रोविजन है ब्रिटिश प्रोविजन है। ठीक है, अब अगर हम सेकंड की अगर हम बात करें, तो सेकंड की अगर हम बात करें तो देखिए सेकंड वाला कहता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। सेकंड वाला क्या कहता है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, मतलब कानून का समान संरक्षण। क्या कहता है, कानून का समान संरक्षण। इन दोनों टर्मों को आपको ध्यान से देखना है। और ये वाला प्रोविज़न कहाँ का है, तो ये वाला प्रोविज़न है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का। कहाँ का है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का ये वाला प्रोविज़न है। तो देखिए समानता के अधिकार में अगर हम आर्टिकल नंबर 14 की बात करें, तो आर्टिकल नंबर 14 में 2 प्रकार के प्रोविज़न है। एक तो कानून के समक्ष सभी समान है, भाई ये ब्रिटिश प्रोविज़न है, और एक है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, मतलब कानून का समान संरक्षण। ठीक है, तो इन दोनों प्रोविज़न को हमको डिटेल के साथ में जानना है कि भाई ये 2 प्रोविज़न क्या है। और हाँ, अगर हम हमारी बात करें तो हमने कुछ प्रावधान ब्रिटिश से भी लिए हैं और कुछ प्रावधान हमने कहाँ से लिए हैं, यूएसए से भी लिए हैं। तो हमारा जो संविधान है, हमने हमारे संविधान में इन दोनों से क्या लिए हैं, दोनों से कुछ कुछ प्रावधान लिए हैं, दोनों से हमने कुछ कुछ सीखा है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आर्टिकल 14 में कानून के समक्ष समान का मतलब क्या है, या कानून के समक्ष समानता का मतलब क्या है, इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब क्या है। तो देखिए अगर इसके बारे में आगे जानना चाहें तो देखिए आपने अदालत में, तो देखिए अगर हम कानून के समक्ष समानता के बारे में जानना चाहें, इक्वलिटी बिफोर लॉ के बारे में जानना चाहें, तो आपने अदालतों में, कोर्ट में एक लेडी जस्टिस को देखा होगा जो अपने हाथ में तराजू लेके ऐसे खड़ी होती हैं। ठीक है, तो लेडी जस्टिस को आपने देखा होगा। तो जो लेडी जस्टिस हैं वो क्या दर्शाना चाह रही हैं, तो जो लेडी जस्टिस हैं वो 2 चीज़ दर्शाती हैं। एक तो वो दर्शाती हैं बैलेंस को, किसको दर्शाती हैं, एक तो वो दर्शाती हैं भाई बैलेंस को दर्शाती हैं, और एक और वो क्या दर्शाती हैं, एक और वो दर्शाते हैं जो आंख पे पट्टी बंधी हुई है उसका मतलब वो ये दर्शाती हैं कि भाई कानून मानता है एविडेंस को, कानून मानता है सबूतों को। कानून किसको मानता है, कानून सबूतों को मानता है। तो एक तो वो किसको दर्शाती हैं, बैलेंस को दर्शाती हैं। किसको दर्शाती हैं, मतलब समानता को दर्शाती हैं। और एक दर्शाती हैं वो किसको, कि भाई कानून किसको मानेगा, सबूतों को मानेगा। कानून किसको मानेगा, सबूतों को मानता है। ये हम एग्जाम्पल के रूप में समझ रहे हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए अगर एग्जाम्पल के रूप में देखना चाहें तो हम ऐसे देख सकते हैं कि कोई एक पर्सन है, उस पर्सन ने कोई एक क्राइम किया। ठीक है, एक क्राइम किया, मतलब जो एक पर्सन है, अगर हम देखना चाहें एग्जाम्पल के रूप में, तो देखिए एक क्या है, पर्सन है। इस पर्सन ने कोई एक क्राइम किया, इस क्राइम की सज़ा मान के चलो 6 ईयर हो गई उसके लिए। कितनी है, 6 ईयर। और कोई एक वुमेन है, एक मैन है, ऐसा मान लेते हैं हम, एक मैन है, एक वुमेन है, और इस वुमेन के क्राइम की सज़ा क्या है,
इस वुमेन के क्राइम की सजा भी 6 ईयर होगी। किसके अकॉर्डिंग? सपोज दैट अगर सेम क्राइम है, क्या है? सेम क्राइम है। अगर सेम क्राइम है तो फिर क्या होगा? दोनों को सजा सेम मिलेगी। देखिए, जो हमारी लेडी जस्टिस हैं वो एक तो बैलेंस को बताती हैं और एक किसको बताती हैं? जो आंखों पे पट्टी बंधी हुई है वो किसको बताती है? वो बताती है कि कानून मानता है एविडेंसेस को। कानून किसको मानता है? सबूतों को मानता है। तो सपोज दैट कोई दो पर्सन है जिसमें एक मैन है और एक वूमेन है, ठीक है। इन दोनों ने क्या सेम क्राइम किया है। अगर सेम क्राइम किया है इन दोनों को क्या सेम सजा मिलनी चाहिए, मतलब समान अपराध की सजा समान होगी। हम यहाँ लिख सकते हैं कि इसका मतलब क्या है भाई? इसका मतलब है समान अपराध की सजा समान होगी। अब समान अपराध की सजा समान होगी वो भी किसके लिए? मतलब अगर हम देखना चाहें तो यहाँ पे एक तो आदमी है, एक तो पुरुष बोल सकते हैं हम, और एक बोल सकते हैं महिला। तो अगर मान के चलो पुरुष और महिला ने दोनों ने सेम क्राइम किया है, मतलब समान अपराध किया है। क्या किया है? समान अपराध किया है। तो इन दोनों को क्या होगा? इन दोनों को समान अपराध की समान सजा दी जाती है। किसके अनुसार? आर्टिकल 14 के पहले वाले प्रोविजन के अनुसार। और पहला वाला प्रोविजन क्या है? कानून के समक्ष समानता। पहला वाला प्रोविजन क्या कहता है? पहला वाला प्रोविजन कहता है कानून के समक्ष समानता या समान। तो कानून के समक्ष समान जो हमारा आर्टिकल 14 का पहला वाला प्रोविजन है, इसके अनुसार क्या होगा? इसके अनुसार महिला और पुरुष ने अगर सेम क्राइम किया है तो उनको क्या है? सेम सजा दी जाएगी, समान अपराध की समान सजा दी जाएगी। ये कौन कहता है? ये कहता है कानून के समक्ष समान। कौन कहता है? कानून के समक्ष सभी समान है। ऐसा वाला पहला वाला जो हमारा प्रोविजन है, या जिसको हम बोलते हैं विधि के समक्ष समानता, जिसको हम क्या बोलते हैं? तो अगर पहले वाले प्रोविजन के अनुसार देखा जाए तो पहला वाला प्रोविजन क्या बोलता है? पहला वाला प्रोविजन के अनुसार पुरुष और महिला ने अगर समान अपराध किया है तो समान अपराध की उनको समान सजा दी जाएगी। और ये पहला वाला प्रोविजन कहता है, पहला वाला प्रोविजन कौन सा है? विधि के समक्ष समानता, या फिर अपन बोल सकते हैं कानून के समक्ष समानता, या बोल दो विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता। तो जो पहला वाला प्रोविजन है हमारा, जो पहला वाला प्रोविजन है हमारा, पहला वाला प्रोविजन कैसा है? विधि के समक्ष समानता के अनुसार कि कानून की नज़रों में सब इक्वल हैं। कानून की नज़रों में क्या है? सब इक्वल हैं, सब बराबर हैं। तो इक्वलिटी बिफोर लॉ क्या कहता है? इक्वलिटी बिफोर लॉ कहता है कि भाई कानून की नज़रों में सब समान है। अगर किसी पुरुष ने या किसी महिला ने समान अपराध किया है तो उन दोनों को समान सजा मिलेगी। मतलब इसमें, मतलब जो पहला वाला प्रोविजन है, पहला वाला प्रोविजन कौन सा है? विधि के समक्ष समानता। तो विधि के समक्ष समानता में किसी प्रकार का, इसमें किसी प्रकार के विशेषाधिकार नहीं दिए गए हैं। क्या नहीं दिए गए हैं? विशेषाधिकार नहीं दिए गए हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें विधि के समक्ष समानता में किसी प्रकार के विशेषाधिकार नहीं दिए गए हैं। क्या नहीं दिए गए हैं? किसी प्रकार के विशेषाधिकार नहीं दिए गए हैं, मतलब किसी प्रकार की छूट नहीं दी गई है। ना महिलाओं को छूट दी गई है, ना बच्चों को छूट दी गई है। इसके अनुसार अगर आपने, महिलाओं ने या पुरुष ने, या एक पुरुष ने जिसकी एज सपोज दैट 25 ईयर है और एक चिल्ड्रन है जिसकी एज सपोज दैट 16 ईयर है, अगर उन दोनों ने भी सेम क्राइम किया है तो इस प्रोविजन के अनुसार, बिफोर इक्वलिटी बिफोर लॉ या विधि के समक्ष समानता के अनुसार उन दोनों की सजा क्या होनी चाहिए? एक होनी चाहिए। तो क्या आपको लगता है कि ये ठीक है? भाई समान अपराध की समान सजा मिलना, वो भी अलग अलग लोगों को, ये तो थोड़ा गलत हो जाएगा, क्योंकि सबकी कंडीशंस क्या होती हैं? डिफरेंट टाइप की होती हैं, अलग अलग होती हैं। अगर छोटा बच्चा है जिसकी एज 18 से कम है, 18 से जिसकी उम्र कम है, तो उसको अलग सजा मिलती है। और अगर कोई बड़ा एडल्ट इंसान है जिसकी एज क्या है? 18 प्लस है, तो उसको अलग सजा मिलती है। अगर सपोज दैट कोई एक महिला है जो कि प्रेग्नेंट है और कोई एक क्या है? कॉमन मैन है, ठीक है। अब कॉमन मैन ने सपोज दैट उसकी एज 25 ईयर है और प्रेग्नेंट एक महिला है, अगर उन दोनों ने सेम क्राइम किया तो क्या आपको लगता है प्रेग्नेंट महिला को भी उस कॉमन मैन के बराबर सजा देनी चाहिए? नहीं, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फिर क्या है? थोड़ी बहुत जो प्रेग्नेंट लेडी है उसको छूट मिलनी चाहिए। थोड़ी बहुत जो प्रेग्नेंट लेडी है उसको क्या देनी चाहिए? छूट देनी चाहिए, थोड़ी रिलीफ देनी चाहिए।
तो देखिए जो इक्वलिटी बिफोर लॉ है या विधि के समक्ष समानता है, इसमें थोड़ी क्या है, कमियां हैं, थोड़ी क्या है, थोड़ी कमियां हैं। मतलब ये पूर्ण नहीं है, ये क्या नहीं है, अपन लिख सकते हैं कि ये क्या नहीं है, ये पूर्ण नहीं है, कंप्लीट नहीं है, पूर्ण नहीं है। तो देखो हमने अभी देखा कि हमारे आर्टिकल नंबर 14 में दो प्रकार के प्रोविजन है, जिसमें पहले प्रकार का प्रोविजन इंग्लिश में इक्वलिटी बिफोर लॉ बोलते हैं, या कानून के समक्ष समानता बोल दो, या विधि के समक्ष समानता भी बोलते हैं इसको, विधि के समक्ष समानता भी इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये वाला प्रोविजन अभी हमने कंप्लीट कर लिया है, ये वाला पूरा प्रोविजन हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके अनुसार हमने देखा कि जो लेडी जस्टिस होती हैं वो क्या दर्शाती हैं, तो बैलेंस को डिफाइन करती हैं और एविडेंसेस को बताती हैं कि भाई कानून किसको मानेगा, सबूतों को मानेगा। इसके अकॉर्डिंग हमने देखा कि कोई अगर सपोज दैट एक पुरुष है और एक महिला है, अगर दोनों ने समान अपराध किया है और दोनों की कंडीशन अलग अलग है, तो भी इसके अनुसार विधि के समक्ष समानता के अनुसार उन दोनों को समान अपराध की समान सजा दी जाएगी। लेकिन ये ठीक नहीं है, कोई अगर जिसकी कंडीशन बहुत कमजोर वर्ग वाली है तो उसको थोड़ी रिलीफ दी जाती है, थोड़ी छूट दी जाती है। तो ये क्या है, ये पूर्ण नहीं है, ये कंप्लीट नहीं है। और ये वाला प्रोविजन कहाँ से लिया था, ये वाला प्रोविजन था ब्रिटिश प्रोविजन। कौन सा था, ब्रिटिश प्रोविजन ये था। अब देखिए, अब चलते हैं हम थोड़ा आगे। तो अगर हम आगे देखें तो देखिए अब हम देख लेते हैं विधि के समक्ष समानता के कुछ अपवाद। क्या देख लेते हैं, जो हम पढ़ रहे हैं विधि के समक्ष समानता, इसके हम कुछ क्या देख लेते हैं, अपवाद देख लेते हैं, कुछ एक्सेप्शंस देख लेते हैं। अगर एक्सेप्शंस या अपवाद की बात करें तो देखिए अपवाद क्या है इसके, जैसे कि हमने इसमें पढ़ा है कि भाई कानून की नज़रों में सब समान है, सब इक्वल हैं। लेकिन आपने देखा होगा या आपने पढ़ा होगा, जब आपने संविधान पढ़ा होगा, कि प्रेसिडेंट, गवर्नर, राष्ट्रपति, राज्यपाल, एमएलए, एमपी, इनके क्या है, कुछ विशेष अधिकार हैं, इनके क्या है, कुछ विशेष अधिकार हैं, इनको कुछ छूट दी गई हैं। तो अगर हम इनके अपवाद के रूप में देखना चाहें तो इनके अपवाद के रूप में राष्ट्रपति, राज्यपाल, एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर असेंबली, एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये सब क्या हैं, ये सब इनके अपवाद हैं। ये सब क्या हैं, ये सब इनके अपवाद हैं। मतलब इन चारों को क्या दी गई हैं, छूट दी गई हैं। क्या दी गई हैं, छूट दी गई हैं, या अपन बोल सकते हैं विशेष अधिकार प्राप्त हैं। क्या प्राप्त हैं, विशेष अधिकार प्राप्त हैं। विशेष अधिकार क्या है, इनको प्राप्त हैं। अब विशेष अधिकार कैसे, तो देखिए मैं आपको नॉर्मली एग्जाम्पल के रूप में समझा देता हूं। जैसे कि देखिए आपने पढ़ा होगा कि राष्ट्रपति और राज्यपाल को अपने कार्यकाल पर अपने पद पर बने रहने के समय पर कभी भी गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। ये क्या है, एक विशेष प्रोविजन ही तो है, विशेष अधिकार ही तो है। भाई राष्ट्रपति और राज्यपाल को अपने कार्यकाल के दौरान गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, ये क्या विशेष अधिकार है। प्लस आपने पढ़ा होगा कि राष्ट्रपति और राज्यपाल अपने कार्यकाल के दौरान किए गए अपने द्वारा किसी कार्य के लिए जवाबदेह नहीं है सुप्रीम कोर्ट के लिए। मतलब राष्ट्रपति और राज्यपाल अपने कार्यकाल के दौरान किए गए किसी कृत्य के लिए जवाबदेह नहीं है, किसके लिए, सुप्रीम कोर्ट के लिए। तो ये क्या है, तो ये विशेष अधिकार ही तो है, ये छूट ही तो है। और तो ये दोनों की बात हो गई। अगर हम बात करें एमएलए और एमपी की, अगर हम बात करें एमएलए और एमपी की, जब संसद का सदन चल रहा होता है, जब संसद का सदन चल रहा होता है तो एमएलए और एमपी अपने द्वारा बोले गए किसी वाक्य के लिए सुप्रीम कोर्ट में क्या नहीं होते हैं, जवाबदेह नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, इनके लिए छूट ही तो दी गई है, इनके लिए क्या विशेष अधिकार ही तो दिए गए हैं। तो जो विधि के समक्ष समानता है, जिससे अपन बोल रहे हैं इक्वलिटी बिफोर लॉ, जिसे अपन क्या बोल रहे हैं, जिसे अपन बोल रहे हैं इक्वलिटी बिफोर लॉ, जिसे हम इक्वलिटी बिफोर लॉ बोल रहे हैं, उसके एक्सेप्शन से ही तो हैं ये। ठीक है, तो हमने सबसे पहले देखा कि भाई इक्वलिटी बिफोर लॉ क्या है और इक्वलिटी बिफोर लॉ कहाँ का प्रोविजन है, ये भी हमने देखा। एंड उसके बाद हमने देखा कि भाई इक्वलिटी बिफोर लॉ में कमी क्या है, ये देखा। एंड उसके बाद में हमने देखा इसके कुछ अपवाद भी हैं, कुछ एक्सेप्शंस भी हैं।
तो ये तो सारा कंप्लीट हो गया इक्वलिटी बिफोर लॉ। ये सारा कौन सा कंप्लीट हो गया? ये सारा हमारा कंप्लीट हो चुका है इक्वलिटी बिफोर लॉ। अब हम पढ़ेंगे इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, कानून का समान संरक्षण। अब हम आएंगे हमारे सेकंड वाले प्रोविजन पर, और सेकंड वाला प्रोविजन क्या है? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। क्या है? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, कानून का समान संरक्षण। क्या है ये? कानून का समान संरक्षण। अब हम ये पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि प्रोविजन कहाँ का है। सबसे पहले हमको क्या पता होना चाहिए? ये प्रोविजन कहाँ का है? ये प्रोविजन है यूएसए का, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और हम ये किस आर्टिकल में पढ़ रहे हैं? ये आर्टिकल नंबर 14 में ही पढ़ रहे हैं। हम ये किस में पढ़ रहे हैं? आर्टिकल नंबर 14 में पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसके दो प्रोविजन थे, जिसमें एक ब्रिटिश वाला प्रोविजन था, एक यूएसए वाला प्रोविजन था। और हमने ब्रिटिश वाले प्रोविजन को कंप्लीट कर लिया है। हमने ब्रिटिश वाले प्रोविजन को कंप्लीट कर लिया है। अब हम यूएसए वाले प्रोविजन को देख रहे हैं। तो कानून का समान संरक्षण क्या कहता है? कानून का समान संरक्षण कहता है कि समान के साथ समान व्यवहार किया जाएगा और असमान के साथ असमान व्यवहार किया जाएगा। मतलब कि इक्वल बिहेवियर किया जाएगा इक्वल के साथ में, और अनइक्वल बिहेवियर किया जाएगा अनइक्वल के साथ में। ठीक है, समान के साथ समान व्यवहार। तो ये क्या कहता है? तो ये कहता है कि भाई समान के साथ समान व्यवहार। ये क्या कहता है? समान के साथ समान ट्रीटमेंट या समान व्यवहार बोल दो, और असमान के साथ असमान व्यवहार या असमान ट्रीटमेंट बोल दो। तो देखिए, ये क्या कहता है? हमारा कानून का समान संरक्षण कहता है कि भाई समान के साथ में तो समान व्यवहार किया जाएगा, लेकिन असमान के साथ में असमान व्यवहार किया जाएगा। मतलब कि इसमें देखो, उसमें क्या था? कानून की नज़रों में सब समान थे। इसमें कहा गया है कि भाई कानून की नज़रों में सब समान है, ठीक है, लेकिन असमान के साथ में असमान व्यवहार किया जाएगा और समान के साथ में समान व्यवहार किया जाएगा। तो देखिए, अगर हम एग्जाम्पल के रूप में देखना चाहें तो देखिए, अगर हम एग्जाम्पल के रूप में देखना चाहें तो आप ध्यान से देखना है। था सपोज दैट दो पर्सन है, जिसमें एक पर्सन अडल्ट है, मतलब जिसकी एज अपन मान लेते हैं 25 ईयर ओल्ड है। ठीक है, एक पर्सन ऐसा है जिसकी एज अपन मान लेते हैं 70 मान लेते हैं, मतलब ये चिल्ड्रन है कुल मिला करके 70 ईयर्स ओल्ड है ये। मतलब कुल मिला के हम कह सकते हैं एक तो क्या है? अडल्ट पर्सन है, और एक क्या है? बच्चा है। एक क्या है? अडल्ट पर्सन है, और एक क्या है? बच्चा है। ठीक है, चिल्ड्रन है। अब सुनिए ध्यान से, अगर इन दोनों ने क्या है? सेम क्राइम किया, समान अपराध किया है। इन दोनों ने क्या किया है? मान लीजिए इन दोनों ने क्या किया है? समान अपराध किया है। तो क्या आपको लगता है कि इनको समान सजा देनी चाहिए? तो देखिए, अगर पहले वाले प्रोविजन के अनुसार देखें, इक्वलिटी बिफोर लॉ, विधि के समक्ष समानता, तो इनको फिर क्या दी जाएगी? दोनों को समान सजा दी जाएगी, क्योंकि वो कहता है सभी के साथ समान व्यवहार। इक्वलिटी बिफोर लॉ क्या कहता है? सभी के साथ समान व्यवहार। लेकिन अगर हम कानून का समान संरक्षण देखें तो ये कहता है कि नहीं, समान के साथ समान व्यवहार और असमान के साथ असमान व्यवहार। मतलब इसमें थोड़ी बहुत डिस्क्रिमिनेशन किया जाएगा, पर वो भी किस टाइप का डिस्क्रिमिनेशन? थोड़ी छूट देने के लिए कमजोर वर्ग को रिलीफ देने के लिए कमजोर वर्ग को। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या किया जाएगा? समान अपराध अगर इन्होंने किया है तो इस वाले प्रोविजन के साथ में इन दोनों के साथ कैसा ट्रीटमेंट किया जाएगा? असमान ट्रीटमेंट किया जाएगा। कैसा किया जाएगा? असमान ट्रीटमेंट किया जाएगा। असमान ट्रीटमेंट या अपना असमान व्यवहार बोल सकते हैं। कैसा व्यवहार किया जाएगा? असमान व्यवहार किया जाएगा। तो देखिए, अगर अब आपको दोनों समझ में आया होगा कि भाई आर्टिकल नंबर 14 में टू टाइप के प्रोविजन है। एक प्रोविजन है इक्वलिटी बिफोर लॉ, विधि के समक्ष सभी समान हैं। उसमें क्या है? सभी के साथ समान व्यवहार किया जाता है, चाहे आप कमजोर वर्ग के हो चाहे आप ताकतवर वर्ग के हो।
ठीक है, लेकिन वो सफिशियंट नहीं है, केवल वो ही काफ़ी नहीं है। अब हमने देखा कि उसमें कुछ कमियां हैं, तो फिर वो वाला प्रोविजन कहाँ का था, ब्रिटिश का था। फिर हम आए यूएसए वाले प्रोविजन पर, और यूएसए वाला प्रोविजन कौन सा है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, कानून का समान संरक्षण। और इसके अनुसार ये क्या कहता है कि भाई समान के साथ समान व्यवहार किया जाएगा और असमान के साथ असमान ट्रीटमेंट किया जाएगा। एग्जाम्पल में हमने देखा कि भाई एक पर्सन है जिसकी एज 25 ईयर है और एक बच्चा है जिसकी एज कितनी है, 17 ईयर है। अगर इन दोनों ने समान अपराध किया है तो क्या इन दोनों को समान सजा दी जाएगी? नहीं, बच्चे को बाल सुधार गृह या कारावास में भेजा जाएगा। बाल सुधार गृह जो होते हैं उनमें भेजा जाएगा, जो जेल होती हैं जहाँ पे बच्चों को एजुकेशन भी दी जाती है, उनके बिहेवियर को ठीक किया जाता है, वहाँ पे उस बच्चे को भेजा जाएगा। लेकिन जो पर्सन है जिसकी एज 25 ईयर ओल्ड है, मतलब वो क्या है, वो अडल्ट है, तो फिर उसको क्या है, उसको सजा थोड़ी ज़्यादा दी जाएगी, ठीक है, क्योंकि बच्चे को थोड़ी रिलीफ, थोड़ी छूट दी जाएगी, क्योंकि उसका सामाजिक विकास अभी नहीं हो पाया है उस वजह से। तो एक तो ये वाला प्रोविजन है जो उसको हमने सेकंड प्रोविजन बोला है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, कानून का समान संरक्षण। और एक हमारा वो वाला प्रोविजन है जो हमने ब्रिटिश गवर्नमेंट से सीखा है। तो अब देखिए, अब हमारे पास दो प्रोविजन है। अगर इसका एक और एग्जांपल देखना चाहें तो हम ये भी कह सकते हैं कि एक अडल्ट पर्सन है जिसकी एज 25 ईयर्स ओल्ड है और एक प्रेग्नेंट लेडी है, ठीक है। तो अगर इन दोनों ने सेम क्राइम किया है, सेम अपराध किया है, तो क्या इन दोनों को सेम अपराध की सेम सजा मिलनी चाहिए? नहीं, थोड़ी प्रेग्नेंट लेडी को छूट मिलनी चाहिए, थोड़ी रिलीफ मिलनी चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए, हमने दोनों प्रोविजन देखे हैं, तो अब हम देख लेते हैं कि इनमें से कौन सा पॉजिटिव है और कौन सा नेगेटिव है। तो देखिए, अगर हम सबसे पहले बात करें, इसी की बात कर लेते हैं, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, कानून का समान संरक्षण, ये हमको बताता है क्या करना चाहिए। ये क्या बताता है? ये हमको बताता है क्या करना चाहिए। इसलिए ये एक क्या है, ये एक पॉजिटिव प्रोविजन है। ये कैसा प्रावधान है? यह एक सकारात्मक प्रावधान है। कैसा है? यह एक सकारात्मक प्रावधान है। कैसा प्रावधान है? सकारात्मक प्रावधान है, क्योंकि ये बताता है कि हमको क्या करना चाहिए। हमको समान के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। ये कौन बताता है? ये बताता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इसीलिए कैसा है? ये एक सकारात्मक प्रावधान है। जबकि अगर हम बात करें किसकी, इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष सभी समानता या विधि के समक्ष समानता, तो ये बताता है क्या नहीं करना चाहिए। ये क्या बताता है? ये बताता है क्या नहीं करना चाहिए। इसीलिए ये एक नकारात्मक प्रावधान है, नेगेटिव प्रोविजन है। इसीलिए ये एक क्या है, नकारात्मक प्रावधान या नेगेटिव प्रोविजन है। इसीलिए क्या है, ये नेगेटिव प्रोविजन है या नकारात्मक प्रावधान है। तो देखिए, हमने दोनों को कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। हमने क्या, दोनों को कंप्लीट कर लिया है। सबसे पहले हमने देखा कि भाई ये जो हमारा आर्टिकल 14 है उसमें दो प्रकार के प्रोविजन है, एक तो विधि के समक्ष समानता और एक क्या है, कानून का समान संरक्षण। फिर हमने विधि के समक्ष समानता के बारे में थोड़ा जाना, ठीक है। उसमें हमने देखा था कि भाई इसमें क्या किया जाता है, जो लेडी जस्टिस होती हैं वो बैलेंस को और सबूतों को मानती हैं, ठीक है। फिर हमने देखा था कोई पुरुष और एक कोई महिला, अगर उन्होंने समान अपराध किया तो उनको समान अपराध की समान सजा मिलनी चाहिए, लेकिन ये थोड़ा गलत है, उसको विशेषाधिकार नहीं दिए गए हैं, तो ये पूर्ण नहीं है। उसके बाद हमने सेकंड वाले को देखा था और सेकंड वाले को देख करके हमको लगा कि हाँ भाई ये प्रोविजन ठीक है। तो ये वाला प्रोविजन कहाँ का है? ये वाला प्रोविजन है यूएसए का। कहाँ का है? यूएसए का है। तो देखिए, हमने आर्टिकल नंबर 14 डिटेल के साथ में कंप्लीट कर लिया है। हमने आर्टिकल नंबर 14 डिटेल के साथ में कंप्लीट कर लिया है। अब चलते हैं हम हमारे आर्टिकल नंबर 15 की ओर। तो देखिए, अगर आर्टिकल नंबर 15 की बात करें, अनुच्छेद नंबर 15 की बात करें, तो देखिए आर्टिकल नंबर 15 या अनुच्छेद नंबर 15। अनुच्छेद 15 को समझने के लिए आपको देखना होगा कि भाई अनुच्छेद नंबर 15 क्या कहता है। तो देखिए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट स्कूल, पब्लिक पार्क, और राज्य द्वारा भारित, मतलब स्टेट स्पॉन्सर्ड कोई संस्था जिसमें राज्य का योगदान हो, ऐसी संस्था
जिसमें राज्य की भागीदारी हो, ऐसी संस्था मतलब अगर बात करें हम आर्टिकल नंबर 15 की, तो आर्टिकल नंबर 15 क्या कहता है? गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट स्कूल, पब्लिक पार्क, राज्य द्वारा भारित कोई संस्था, मतलब स्टेट स्पॉन्सर्ड कोई संस्था की बात करें जिसमें राज्य का योगदान हो, मतलब स्टेट ने क्या की हो? हेल्प की हो, जिसमें राज्य की भागीदारी हो, ऐसी संस्था में डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। ऐसी संस्थाओं में भेदभाव नहीं किया जाएगा। क्या नहीं किया जाएगा? भेदभाव नहीं किया जाएगा, वो भी 5 आधारों पर। कितने आधारों पर? 5 आधारों पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगर इस टाइप की कोई संस्था है तो उनमें लोगों को अंदर जाने में, एडमिशन लेने में, उनमें क्या है? 5 आधारों पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। और 5 आधार कौन कौन से हैं? देखिए, जिसमें सबसे पहला आधार है धर्म, सेकंड मूल वंश, थर्ड है जाति, फोर्थ है लिंग, फिफ्थ है जन्म स्थान। तो इन 5 आधारों पर ध्यान देना है आपको इधर। इन 5 आधारों पर किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा इन सब बॉडीज में, इन सब संस्थाओं में। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भेदभाव नहीं किया जाएगा इन 5 आधारों पर, गवर्नमेंट स्कूल में इन 5 आधारों पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, पब्लिक पार्क में जाने से नहीं रोका जाएगा इन 5 आधारों पर, राज्य द्वारा भारित कोई संस्था है उसमें जाने से नहीं रोका जाएगा इन 5 आधारों पर, अगर जिसमें राज्य का योगदान हो ऐसी कोई संस्था है तो उसमें नहीं रोका जाएगा इन 5 आधारों पर, जिसमें राज्य की भागीदारी हो, मतलब पार्टनरशिप हो, मतलब क्या हो? पार्टनरशिप हो, तो उसमें जाने से नहीं रोका जाएगा इन 5 आधारों पर। मतलब इन 5 आधारों पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। इन 5 आधारों पर किसी प्रकार का क्या नहीं किया जाएगा? भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन इनके अलावा, लेकिन इन 5 के अलावा भेदभाव किया जा सकता है। मतलब इन 5 आधारों पर तो भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल नंबर 15 कहता है कि 5 आधारों पर तो भेदभाव नहीं किया जाएगा, लेकिन इन 5 के अलावा कुछ आधारों पर भेदभाव किया जा सकता है। इन 5 के अलावा भेदभाव किया जा सकता है। अब जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं कि भाई ऐसे कौन कौन से आधार हैं जिनके आधार पर भेदभाव किया जा सकता है। तो देखिए, नंबर का क्या हो जाएगा? पहले नंबर का हो जाएगा हमारा शैक्षणिक योग्यता। मतलब शैक्षणिक योग्यता के आधार पर आप क्या कर सकते हैं? भेदभाव कर सकता है। मतलब शैक्षणिक योग्यता के आधार पर भेदभाव हो सकता है। मतलब राज्य शैक्षणिक योग्यता के आधार पर आपके साथ भेदभाव कर सकता है। सेकंड नंबर का शारीरिक मानदंड, थर्ड नंबर का प्रतिस्पर्धा में प्रतियोगिता के आधार पर, प्रतियोगिता के आधार पर। और तो देखिए, इन सभी के आधार पर क्या किया जा सकता है? भेदभाव किया जा सकता है। इन सभी के आधार पर क्या किया जा सकता है? भेदभाव किया जा सकता है। मतलब यहाँ पे अपन लिख सकते हैं कि भाई भेदभाव किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? भेदभाव किया जा सकता है। भेदभाव किया जा सकता है। आर्थिक आधार पर भी किया जा सकता है। एक और लिख सकते हैं हम, आर्थिक आधार पर भी किया जा सकता है। आर्थिक आधार पर भी किया जा सकता है। तो देखिए, सबसे पहले हमने देखा कि भाई आर्टिकल नंबर 15 कहता है कि भाई 5 आधारों पर तो भेदभाव नहीं किया जाएगा। वो 5 आधार कौन कौन से थे वो भी हमने देख लिए, ठीक है। लेकिन आर्टिकल नंबर 15, आर्टिकल नंबर 15 ही कहता है कि इन 5 आधारों के अलावा कुछ आधारों पर भेदभाव किया जा सकता है। जैसे कि शैक्षणिक योग्यता, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन किस टाइप की है,
प्लस आपके शारीरिक मानदंड कैसा है, जैसे कि जो हैंडीकैप होते हैं उनको छूट दी जाती है ना, जैसे कि जो हैंडीकैप होते हैं उनको क्या छूट दी जाती है, ठीक है। जो शैक्षणिक योग्यता है, अगर आपने कोई एंट्रेंस एग्जाम दिया और उसमें आपकी कट ऑफ ज्यादा है तो आपको कॉलेज मिल जाएगा। तो शैक्षणिक योग्यता के आधार पर भेदभाव किया जा सकता है, शारीरिक मानदंड के आधार पर भेदभाव किया जा सकता है, प्रतिस्पर्धा में प्रतियोगिता के लिए भेदभाव किया जा सकता है, आर्थिक आधार पर भी क्या किया जा सकता है, भेदभाव किया जा सकता है। तो इन कुछ आधारों पर भेदभाव किया जा सकता है। अब देखिए, अब आगे देखें तो हमने ये देखा कि भाई इन आधारों पर तो भेदभाव किया जा सकता है, हमने ये देखा कि भाई इन आधारों पर भेदभाव किया जा सकता है और इन 5 आधारों पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। अब ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल, स्कूल, पार्क, इनमें ये शॉप वगैरह भी आ जाएंगे, इनमें क्या कहा जाएंगे, इनमें ये दुकानें भी आ जाएंगी, मनोरंजन के स्थान भी आ जाएंगे, मतलब जो दुकानें होंगी वो आ जाएंगी, मनोरंजन के स्थान आ जाएंगे, पब्लिक वाले जो मनोरंजन के स्थान हैं, जैसे पब्लिकली कोई स्विमिंग पूल बना हुआ हो जिसमें आपको धर्म के आधार पर या जाति के आधार पर प्रवेश करने से नहीं रोका जाएगा। कोई दुकान है पब्लिकली, अगर वो दुकान है तो उस पर सामान लेने से, जाने से नहीं रोका जाएगा आपको धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर या जन्म स्थान या लिंग के आधार पर। तो इन सब में क्या है, हाँ, होटल में जाने से आपको नहीं रोका जाएगा, होटल भी लिख सकते हो आप, एक और क्या लिख सकते हो आप, होटल भी लिख सकते हो। तो इन सब में क्या है, इन सब में इन 5 आधारों पर तो भेदभाव नहीं किया जाएगा, लेकिन इन कुछ आधारों पर भेदभाव किया जा सकता है। इन कुछ आधारों पर क्या किया जा सकता है, भेदभाव किया जा सकता है। लेकिन ये भेदभाव किस टाइप का है भाई, शैक्षणिक योग्यता के आधार पर भेदभाव किया जा रहा है, मतलब जिसकी क्वालिफिकेशन अच्छी है उसको थोड़ा नंबर ज्यादा दिया जा रहा है, मतलब उसका कॉलेज मिल रहा है, तो क्या ये गलत है? ठीक है, जो शारीरिक रूप से कमजोर है, कुल मिला करके जो हैंडीकैप है, उसको आगे बढ़ाने के लिए जो सही है, जो हैंडीकैप नहीं है उसके साथ भेदभाव किया जाता है थोड़ी बहुत। लेकिन जो हैंडीकैप है वो सोसाइटी के मुख्य वर्ग से, सोसाइटी के समाज के मुख्य धारा से जुड़ जाता है इसके कारण, तो क्या ये गलत है? ठीक है, तो ये क्या है, जो आर्थिक आधार पर भी भेदभाव किया जाता है, मतलब जो बिल्कुल क्रीमी लेयर से नीचे हैं, ठीक है, उनको समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए, उनको समाज की मेन स्ट्रीम में लाने के लिए क्रीमी लेयर के जो ऊपर हैं उनके साथ भेदभाव किया जाता है। तो क्या ये गलत है? ये ठीक है भाई। जो पिछड़े लोग हैं उनको समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए इस प्रकार का भेदभाव किया जाता है। जो पिछड़े लोग हैं उनको समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए इस प्रकार का भेदभाव किया जाता है। तो अगर हम अब देखें कि भाई ये भेदभाव किस टाइप का है, जैसे कि हमने देखा कि जो पिछड़े लोग हैं उनको समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए भेदभाव किया जा रहा है, तो ये भेदभाव किस टाइप का है? तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, ये जो भेदभाव है, ये किस टाइप का है? ये है प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन। किस टाइप का है ये? प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन, मतलब सुरक्षात्मक भेदभाव। कैसा है ये? ये है सुरक्षात्मक भेदभाव। किस टाइप का है ये? ये है सुरक्षात्मक भेदभाव, मतलब जो लोग पिछड़े हैं उनकी सुरक्षा के लिए, उनको समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए इन आधारों पर भेदभाव किया जा सकता है। तो ये हो गया हमारा आर्टिकल नंबर 15। ये क्या हो गया हमारा आर्टिकल नंबर 15। अगर और हम आर्टिकल नंबर 15 में और डेप्थ में जाना चाहें तो आगे देखिए, अगर हम और डेप्थ में जाना चाहें तो हमने देखा कि भाई प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन, हमने क्या देखा? प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन। अब प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन या सुरक्षात्मक भेदभाव की अगर हम बात करें तो ये प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन महिलाओं के लिए किया जा सकता है, बच्चों के लिए किया जा सकता है, SC ST में जो लोग आते हैं उनके लिए किया जा सकता है, SC ST कास्ट के लिए, जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं, पिछड़े वर्ग हैं, उनके लिए किया जा सकता है। तो देखिए, हमने देखा कि भाई ये जो प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन है, सुरक्षात्मक भेदभाव है, महिलाओं के लिए किया जा सकता है, बच्चों के लिए किया जा सकता है, SC ST लोगों के लिए किया जा सकता है, मतलब सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़े वर्ग के लिए किया जा सकता है, मतलब प्रत्येक उस वर्ग के लिए किया जा सकता है जो समाज में पिछड़ा है, जो समाज में बहुत पीछे है, उसको सोसाइटी की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, उसको समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए इस प्रकार का भेदभाव किया जाता है। ये कहता है हमारा आर्टिकल नंबर 15।
तो अब भाई भेदभाव कैसे किया जा सकता है, जैसे कि महिलाओं के लिए आप राजनीति में, महिलाओं के लिए क्या करिए, आप राजनीति में सीटें रिजर्व कर दो, सीटें आरक्षित कर दो। अगर एग्जाम्पल देखें तो लोकल गवर्नमेंट, अगर एग्जाम्पल देखें लोकल गवर्नमेंट या जिसको हम बोलते हैं स्थानीय सरकार, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्थानीय सरकार। तो देखिए स्थानीय सरकार में या लोकल गवर्नमेंट में महिलाओं के लिए क्या है, महिलाओं के लिए सीटें रिजर्व हैं, सीटें क्या हैं, आरक्षित हैं। तो ऐसे किया जा सकता है प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन महिलाओं के लिए। अगर आगे बात करें बच्चों के लिए कैसे किया जा सकता है, तो फ्री एजुकेशन दे दो भाई, उनको क्या करो, फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराओ, फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराओ। तो बच्चों के लिए प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन ऐसे किया जा सकता है। SC ST के लिए सोसाइटी की मुख्य धारा में लाने के लिए क्या किया जा सकता है, या फिर सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए क्या किया जा सकता है, तो इनके लिए आरक्षण दिया जा सकता है। वो भी किसमें, शैक्षणिक जितनी भी संस्थाएं हैं, किनमें, जितनी भी शैक्षणिक संस्थाएं हैं, शैक्षणिक संस्थाएं हैं उनमें। तो देखिए हमारा आर्टिकल नंबर 15 कहता है कि भाई प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन, सुरक्षात्मक भेदभाव किया जा सकता है महिलाओं के लिए, जैसे कि स्थानीय सरकारों में क्या है, सीटें रिजर्व हैं, बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन है, ठीक है, SC ST और सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण दिया जा सकता है शैक्षणिक संस्थाओं में। अब अगर हम ये तो यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया है, हम और डेप्थ में चले गए हैं, ठीक है, आर्टिकल 15 में। अगर और आर्टिकल 15 में हम देखना चाहें तो जो हम, आप या मैं, जो हम आरक्षण पढ़ते हैं, ये क्या पढ़ते हैं हम, जो हम आरक्षण पढ़ते हैं, जो हम रिजर्वेशन पढ़ते हैं, वो किस आर्टिकल से स्टार्ट होता है, मतलब उसका मतलब इस आरक्षण का आधार कौन सा आर्टिकल है, कौन सा अनुच्छेद है। तो इस आरक्षण का आधार है अनुच्छेद नंबर 15। कौन सा है, अनुच्छेद नंबर 15 है। इस रिजर्वेशन का आधार क्या है, अनुच्छेद नंबर 15 है। तो देखिए आर्टिकल नंबर 15 के अनुसार SC ST OBC, तो आर्टिकल नंबर 15, आर्टिकल नंबर 15 कहता है कि ST के लिए 7.5% सीटें क्या होंगी, रिजर्व होंगी। SC के लिए 15% सीटें क्या होंगी, रिजर्व होंगी। और OBC के लिए 27% सीटें रिजर्व होंगी, मतलब 27% आरक्षण है। तो अब देखिए SC के लिए, ST के लिए 7.5%, SC के लिए 15% और OBC के लिए कितना परसेंट, 27%। तो ये क्या है, जो रिजर्वेशन आप और मैं पढ़ते हैं, उस रिजर्वेशन का आधार कौन सा आर्टिकल है, कौन सा अनुच्छेद है। तो उस रिजर्वेशन का आधार, उस रिजर्वेशन का जो आधार है वो कौन सा अनुच्छेद है, तो वो है अनुच्छेद नंबर 15। कौन सा है, अनुच्छेद नंबर 15 है, ठीक है। अब हमने यहाँ तक देख लिया। अब आगे देखिए, अब आगे देखो, अगर आगे हम बात करें तो OBC में भी 2 वर्ग बन जाते हैं। OBC में भी कितने वर्ग बन जाते हैं, 2 वर्ग बन जाते हैं। एक वर्ग जो कि एडवांस सेक्शन है, मतलब जो कि सक्षम वर्ग है, कौन सा है, एक तो क्या है, सक्षम वर्ग है, एडवांस सेक्शन है, और एक असक्षम सेक्शन है, और एक क्या है, असक्षम वर्ग या असक्षम सेक्शन बोल सकते हैं अपन। एक असक्षम वर्ग है। तो देखिए सक्षम वर्ग जो है, एडवांस सेक्शन जो है, ये आता है क्रीमी लेयर में। किस में आता है ये आता है क्रीमी लेयर में। किस में आता है, ये किसका पार्ट है, ये क्रीमी लेयर में आता है। और क्रीमी लेयर में आने वाले को आरक्षण नहीं मिलता है। क्रीमी लेयर में जो आता है उसको आरक्षण नहीं दिया जाता है। तो देखिए जैसे कि हमने देखा कि भाई आरक्षण की अगर बात करें तो ST के लिए 7.5%, SC के लिए 15% और OBC के लिए 27%, ठीक है, हमने ये देखा। लेकिन हमने देखा कि भाई OBC में भी 2 प्रकार के वर्ग बनते हैं, एक सक्षम वर्ग बनता है, एक असक्षम, एक एडवांस सेक्शन बनता है और एक असक्षम वर्ग बनता है। हमने ये देखा कि जो एडवांस सेक्शन है OBC का, वो किसका पार्ट है, वो पार्ट है क्रीमी लेयर का। किसका पार्ट है, क्रीमी लेयर का वो पार्ट है। और जो क्रीमी लेयर में आएगा उसको रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा, जो क्रीमी लेयर में आएगा उसको आरक्षण नहीं दिया जाएगा। अब हम देख लेते हैं कि भाई हमने ये तो देख लिया कि भाई OBC में 2 सेक्शन है, एक अमीर वाला सेक्शन और एक थोड़ा गरीब वाला सेक्शन। तो जो अमीर वाला सेक्शन है, जो सक्षम वर्ग है, उसको किसी प्रकार का रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। तो सक्षम वर्ग कौन है, जो क्रीमी लेयर की हम बात करें तो क्रीमी लेयर ये है क्या, ठीक है। तो क्रीमी लेयर कब से स्टार्ट होगी,
इतनी कितनी इनकम हो, मतलब एनुअल इनकम, वार्षिक आय कितनी हो कि वो क्रीमी लेयर के अंतर्गत आएगा। तो देखिए, तो सबसे पहले क्रीमी लेयर क्या है? क्रीमी लेयर एक ऐसा मापदंड है जिसके अनुसार ओबीसी वर्ग के सक्षम वर्ग को इसमें देखा जाता है। ओबीसी वर्ग के सक्षम वर्ग के जो लोग हैं, अगर वो इस मापदंड के अंतर्गत आते हैं, मतलब क्रीमी लेयर के अंतर्गत आते हैं, तो उनको किसी प्रकार का रिजर्वेशन, किसी प्रकार का आरक्षण नहीं दिया जाता है। तो ये तो हमने देख लिया कि भाई क्रीमी लेयर क्या होती है, ये तो हमने देख लिया क्रीमी लेयर क्या होती है। अब हम देख लेते हैं कि भाई क्रीमी लेयर में कौन आएगा, या क्रीमी लेयर में कब आएंगे। तो देखिए, क्रीमी लेयर में आने के लिए सिंपल है, ये 7.5 है यहाँ पर। तो क्रीमी लेयर में आने के लिए सिंपल है कि अगर किसी के पिताजी की आय, अगर किसी के पिताजी की आय, वो भी कौन सी? एनुअल, वो भी कौन सी? एनुअल, या जिसको अपन बोल सकते हैं वार्षिक आय। क्या बोल सकते हैं इसको अपन? वार्षिक आय। अगर किसी के पिताजी की वार्षिक आय 6 लाख से ज्यादा हो, कितने से ज्यादा हो? 6 लाख से ज्यादा हो। अगर किसी के पिताजी की वार्षिक आय कितनी हो? 6 लाख से ज्यादा हो, तो उनके बच्चों को क्रीमी लेयर का पार्ट माना जाएगा, क्रीमी लेयर का हिस्सा माना जाएगा, और उनके बच्चों को किसी प्रकार का कोई रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा, और उनके बच्चों को किसी प्रकार का रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमने देखा। तो हमने यहाँ पे देखा, एक तो हमने देखा कि भाई क्रीमी लेयर क्या होती है, सबसे पहले ये जाना। तो क्रीमी लेयर क्या है? एक ऐसा मापदंड जिसके अनुसार ओबीसी के सक्षम वर्ग को इसके अंतर्गत रखा जाता है, और अगर कोई ओबीसी का वर्ग का कोई पर्सन इसके अंतर्गत आता है तो उसको रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। ये एक ऐसा मापदंड है। ठीक है, तो उसके बाद हमने देखा कि भाई क्रीमी लेयर में कब आएंगे। तो क्रीमी लेयर में कोई ओबीसी का पर्सन कब माना जाएगा, कब आएगा? जब उसके पिताजी की आय कितनी है? उसके पिताजी की आय है 6 लाख से ज्यादा। अगर उसके पिताजी की वार्षिक आय, एनुअल इनकम 6 लाख रुपए से ज्यादा है, 6 लाख रुपए से ज्यादा है, तो उसको क्रीमी लेयर का क्या माना जाएगा? पार्ट माना जाएगा, हिस्सा माना जाएगा। और जो क्रीमी लेयर का हिस्सा होगा, और जो क्रीमी लेयर का पार्ट होगा, उसे किसी प्रकार का क्या नहीं मिलेगा? उसे किसी प्रकार का रिजर्वेशन, उसे किसी प्रकार का आरक्षण नहीं दिया जाएगा, वो भी किसमें? ओबीसी कैटेगरी में भी। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा यहाँ तक कंप्लीट। अब हमने देखा भाई कि जो हमारा आर्टिकल नंबर 15 है वो रिजर्वेशन की बात कर रहा है। तो आरक्षण क्या है? अगर हम आपसे पूछना चाहें कि भाई आरक्षण क्या है, तो आरक्षण क्या है? आरक्षण है सामाजिक न्याय दिलाने के लिए। आरक्षण क्यों है? आरक्षण है सामाजिक न्याय के लिए। किसके लिए है? सामाजिक न्याय के लिए, सोशल जस्टिस के लिए। किसके लिए आरक्षण? सामाजिक न्याय के लिए, सोशल जस्टिस के लिए। तो आर्टिकल नंबर 15 कहता है कि जो आरक्षण है, जो रिजर्वेशन है, वो क्यों है? वो सामाजिक न्याय दिलाने के लिए है। किसके लिए है? वो सामाजिक न्याय दिलाने के लिए, सोशल जस्टिस दिलाने के लिए। किसके लिए? सोशल जस्टिस दिलाने के लिए है। तो आरक्षण किसके लिए है? आरक्षण है सोशल जस्टिस दिलाने के लिए। किसके लिए? सोशल जस्टिस दिलाने के लिए। तो ये हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया है, आर्टिकल नंबर 14 एंड आर्टिकल नंबर 15। आपको यहाँ तक कंप्लीटली समझ में आया होगा। हमने डिटेल के साथ में आर्टिकल नंबर 14 को कंप्लीट किया था सबसे पहले। आर्टिकल नंबर 14 को कंप्लीट करने के बाद हमने आर्टिकल नंबर 15 को भी अच्छे से कंप्लीट कर लिया। तो देखिए, हमने आर्टिकल नंबर 14 और आर्टिकल नंबर 15 अच्छे से कंप्लीट कर लिया है, वो भी कंसेप्ट के साथ में। तो आज हमारी क्लास ये यहीं तक होने वाली है, एंड आने वाली नेक्स्ट क्लासों में हम आर्टिकल नंबर 16 से लेकर के आर्टिकल नंबर 35 तक कंप्लीट करने वाले हैं। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की ये क्लास? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। एंड अगर इस क्लास में आपको कोई मिस्टेक लगी हो तो उस मिस्टेक को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि आने वाली नेक्स्ट क्लास में मैं अपनी मिस्टेक को ठीक कर सकूं, अपनी गलती को सुधार सकूं। एंड बने रहिए और देखते रहिए कंसेप्ट विद केएस सर के साथ। धन्यवाद।